देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रा इसको आप लोग देखिएगा अच्छे ढंग से। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है और दोनों समझ के और हम इसका आंसर बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। पहला क्वेश्चन है, एजोला सहजीवी संबंध बनाता है तो किससे बनाता है? तो इसका आंसर होता है एना बेना के साथ। इसमें इंग्लिश भी हुआ है, तो इंग्लिश का भी दिया हुआ है जो आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, टैपेटल कोशिका दर्शाती है तो इसका आंसर होगा डी, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता के माध्यम से। क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा गुरु बीजाणु। इसका इंग्लिश में देखिएगा तो मेगा स्पोर दिया हुआ है। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है तो किस में होता है? तो गाय में, है ना, क्योंकि बंदर में भी नहीं होता है, मनुष्य में भी नहीं होता है। इसमें तो आपका ऋतुस्राव चक्र होता है, मध चक्र किसमें होता है? तो गाय में। नेक्स्ट है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण कहाँ होता है? तो गोल्जी काय द्वारा। कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है तो कोरियोन तथा एलेंटोइस द्वारा। नेक्स्ट है, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका के द्वारा होता है। यानी इसका इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, जेनेटिव सेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कहलाता है? तो युक्तांडपी होता है इसका आंसर। उसमें दाद की बीमारी, जैसे दाद खाज खुजली समझते हैं, तो दाद की बीमारी किसके द्वारा होती है? तो कवक के द्वारा। एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है तो एक कुंडलिनी आरएनए का जो होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो इसका आंसर होगा राइजोबियम। क्वेश्चन है, फ्रैंकिया है एक तो जैव उर्वरक होता है, जैव के माध्यम से उर्वरक तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है तो आंसर होगा नागफनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैल क्रमक होता है तो नग्न चट्टानी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है तो त्वचा का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है तो युग्मक विकल्पी। अगला क्वेश्चन है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो फिब्रोइन है। लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीन की किस्में हैं? तो आंसर होगा मक्का। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन उत्पादित करता है तो इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, यानी इसका मतलब मीटा स्पोर और सी होता है मियो स्पोर। निषेचन आंतरिक होता है तो आंसर लिखिएगा इसमें शार्क में, यानी शार्क जो मछली होती है उसमें निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन, अंतर निषेचन आपको पढ़ाया गया है। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है किसमें होती है? तो मादा शरीर के जो बाहर होती है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो मादा शरीर के अंदर होती है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आंतरिक निषेचन होता है तो शार्क में। भिन्नता का मुख्य स्रोत है तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो संकरण से संबंधित है। नेक्स्ट, मिमिक्री की उपयोगिता है तो आंसर लिखिए इसमें ए और सी है। इसका ए का मतलब संरक्षण के लिए और सी जो होता है प्रीडेशन के लिए। एक संरक्षण करता है और प्रीडेशन करता है, एक संरक्षण देता है और एक जो है से उसका जो है से जर्मिनेशन को बढ़ाता है। एक सहजीवी संघ है तो इसका आंसर होगा कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच। नेक्स्ट है, पारस्परिक आश्रय होता है तो हर्मेट क्रैब के समुद्री एनीमोन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से नीचे होता है? तो 5.6 से। इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है कि पीएच ऑफ एसिड रेन इज बिलो, बिलो मतलब नीचे, तो कितना होता है आंसर? 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो केमिकल स्मॉग में होता है तो SO3 PAN एंड नाइट्रोजन का ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है तो मादा जनन मार्ग में कैपिसिटेशन की प्रक्रिया होती है जो बेबी को जन्म देते समय सिक्रेटेड होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो आंसर होगा युग्मनज। क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है तो एमनियोटिक गुहा में, एमनियोटिक गुहा में मानव भ्रूण क्या रहता है? संरक्षित रहता है। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो आंसर है कार्बन दिनांकन यानी कार्बन डेटिंग द्वारा। नेक्स्ट है, डायनोसोर है तो विलुप्त सरीसृप, यह धीरे धीरे विलुप्त हो रहा गया, समाप्त हो गया, तो सरीसृप के एक जाति था डायनासोर जो विलुप्त हो गया।
साइनोजोइक युग माना जाता है। तो स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल होता है। नेक्स्ट है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा cDNA। क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है? तो टैग पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो इसका आंसर होगा पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल का प्लीपर अभिव्यक्त करते हैं। तो ये सब क्या है? तीनों जो समजात अंग होते हैं, मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के पंख और व्हेल का प्लीपर जो होते हैं वह समजात अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर तकनीक के दौरान एसएस डीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? तो तापानुशीतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है? तो इंट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट है टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है? तो थर्मस एक्वाइटिकस से। एक्वाइटिकस से टैग पॉलीमरेज जो है से एंजाइम जो है से निर्माण होता है, नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। एम्नियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, तो एम्नियोटिक द्रव का। नेक्स्ट है कॉपर टी का कार्य क्या है? तो गर्भधारण को रोकना। इसका इंग्लिश भी दिया हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी? तो स्टॉप कॉन्सेप्शन होता है, गर्भधारण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है? तो पैपिलोमा विषाणु के माध्यम से। डीएनए पुनर्योजक तकनीक उपयोग करता है, तो इनमें सभी होता है। क्लोनिंग संवाहक द्वारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का होता है, और जेल वैद्युत कण संचलन का भी होता है। ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन है आनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो आंसर लिखेगा इंसुलिन। आप जानते हैं कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है, जब इसकी कमी हो जाती है, जब हमारे शरीर जब पेनक्रियाज ग्रंथि जब स्रावित करना बंद कर देता है, तो डायबिटीज की बीमारी होती है, जिसको मधुमेह कहते हैं या शुगर की बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो इसका आंसर होगा प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो इको आरबी होता है। रेक्टल वायरस होता है, इसको इको आरबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता को स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? यानी इसमें नहीं है, तो वानस्पतिक उद्यान जो है संरक्षण का तरीका नहीं होता है। कारण कि और जो भी दिया हो पवित्र रूपन में भी संरक्षण किया जाता है, सुरक्षित जैव में संरक्षण किया जाता है, वन्यजीव में संरक्षण अभियान होता है, लेकिन सुरक्षित का तरीका नहीं है संरक्षण का, तो इसमें वानस्पतिक उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन। हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। हुलॉक एक गिब्बन होता है, बंदर की प्रजाति हो, कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। नेक्स्ट है एंटीलॉप शेर वी कार्पा क्या है? तो संकटग्रस्त प्रजाति है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, इंडेग्रेडेड स्पेसीज होता है, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, तो उत्तर होगा इसका संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त जो होते हैं यानी इंडेग्रेडेड प्राणी जो होते हैं, संकटग्रस्त प्राणी का जो सूची है रेड डाटा बुक में। विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन देखिए भाई गलत है ना। याद रखिएगा कि विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। इसका जो है शुरुआत जो है से 28 जुलाई को होता है। इसका आंसर जो है से गलत लिखा हुआ है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्वेश्चन ही माना जाएगा। लेकिन इसका आंसर होता है कि विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 28 जुलाई को, क्योंकि इसका शुरुआत हुआ था 1948 में। सबसे पहले 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी और धीरे धीरे मनाया जा रहा है। तो आज भी विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आंसर दिया है 3 दिसंबर, 29 दिसंबर, 26 दिसंबर, 5 जून, क्योंकि 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है विश्व संरक्षण दिवस, तो इसका आंसर सटीक होगा 28 जुलाई को। नेक्स्ट है रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, तो आंसर होगा सेरोलॉजी। इंग्लिश में भी होता है कि स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द एंटीजन एंड द एंटीबॉडीज इन द ब्लड इज कॉल्ड, तो इसमें होगा एस्क्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ देखे होंगे जो हाथ पर गलगल कर गिरने लगता है, उसको कुष्ठ रोग कहते हैं, इसको लेप्रोसी कहते हैं। यानी लेप्रोसी इज काउज्ड बाय, यानी इसके कारण क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम के माध्यम से लेप्रोसी की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो खसरा तथा रेबीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पूसा शुभ्रा एक किस्म है, तो किसका है? तो फूलगोभी का, यानी कर्ली फ्लावर जो होता है फूलगोभी का पूसा शुभ्रा एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या द्वारा जो होता है बिना निषेचन के, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और उसमें पौधों को तैयार कर दे रहे हैं। ट्राइटिकम एस्टिवम जो एक हेक्साफ्लोट गेहूं है उसमें क्या होता है? तो उसमें 42 गुणसूत्र होते हैं, आदमी की तरह मनुष्य की तरह इसमें गुणसूत्र रहते हैं, तो इसमें गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 42। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल कहाँ है? तो लिम्फोसाइट में एडीए का क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है, तो एक एंजाइम है, एंजाइम के माध्यम से इसको हम लोग क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में काम करता है। हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तो मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो मीथेन उत्सर्जन करना सब होते हैं, धान के खेत से मीथेन उत्सर्जन होता है, पशु से भी उसके गोबर से मीथेन उत्सर्जन होता है, दीमक भी लग जाता है उससे भी क्या होता है? मीथेन उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड किसका प्रदूषक है? तो वायु का, यानी एयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा ए बी दोनों, ए का मतलब डीडीटी और बी का मतलब पारा। ये क्या करता है? जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है, तो इसका होता है जीन उत्परिवर्तन। हेरोइन क्या है? आपको बताया है हेरोइन क्या है? संवेदन मंदक पदार्थ है, लेकिन ऑप्शन में दिए हुए है डाई एसिटल मॉर्फिन, जिसका नशा बहुत जल्द चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है? तो पेंटोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब डीएनए के एक बिलियन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है तब इसका क्या होता है? तो इसका विकुंडलन होता है। विकुंडलन मतलब होता है टूटने लगता है और छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर इसे बिखर जाता है। अब देखा जाए बच्चे, अब 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट का आंसर देखिए। क्वेश्चन है पहला कि प्राणियों में व्यवहारिक अनुकूलन पर एक टिप्पणी लिखें, यानी व्यवहारिक अनुकूलन क्या है? तो देखिए कि अनुकूलन एक शारीरिक या व्यवहारिक व्यवस्था है जो समय के साथ विकसित हुई है ताकि पर्यावरण में बेहतर तरीके से जीवित रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंध्याकरण से आप क्या समझते हैं? कि इन 2 विधियों का नाम बताएं। तो बच्चों को जन्म दर को रोकना बंध्याकरण कहलाता है, यानी जैसे अधिक मात्रा में बच्चों का जन्म न हो तो बंध्याकरण, इसको हम लोग बैंडिंग कहते हैं या अंडर स्टैंड बाई स्टेलाइजेशन कहते हैं। इसका 2 विधि, आपको तो बहुत सी विधि बताया गया है, जो जो विधि याद होगा लिख दीजिएगा। एक प्राकृतिक विधि है, एक रासायनिक विधि है, एक सर्जिकल विधि है, एक हार्मोनल विधि है ना? तो इससे एक रोधक विधि है। तो इस विधि से कोई भी 2 विधि का नाम लिखना है, किसी 2 विधि का नाम लिख देना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें, जैसे क्लोनिंग स्थल। क्लोनिंग स्थल क्या है? तो क्लोनिंग का मतलब जीन क्लोनिंग को हम लोग का ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करके नए वेराइटीज के पौधे को, नए वेराइटीज के यानी जैसे जंतु को, जैसे कहने का मतलब है कि जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिटेंस, जीन जीवों का मात्रक है। तो इसके माध्यम से जानवर में भी, पहले हमारे जो देसी नस्ल की जानवर थी, जो गाय थी, हमने विदेशी नस्ल को जानवर को तैयार किया जीन क्लोनिंग के माध्यम से, ताकि आवश्यकता से अधिक दूध की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इंजेक्शन क्या है? यानी जब परिभाषित करने के लिए आएगा तो दोनों को यानी थोड़ा थोड़ा परिभाषित कर देंगे, दोनों एक एक नंबर का क्वेश्चन है। तो माइक्रो इंजेक्शन, तो माइक्रो इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन जो होता है यानी बॉडी में इंपुट की जाती है, और माइक्रो इंजेक्शन के माध्यम से जो असाध्य रोग होते हैं, जो कुछ दिन तक टिकाऊ होते हैं, जो ठीक होने वाले नहीं होते हैं, उसको इंजेक्शन के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है। द्विखंडन तथा बहुखंडन के उदाहरण के साथ समझाएं। तो आपको बताए हैं कि द्विखंडन, इसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है और कभी कभी पैरामेशियम है, उसमें बहुखंडन। जब आपको बताया गया है कि डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट दैट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन एंड डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट दैट इज नोन एज आपका मल्टीपल फ्यूजन। जब कोई जीव, एक कोशिकीय जीव 2 भाग में टूटता है और टूटकर 2
अलग अलग जीव का निर्माण करता है उसको द्विखंडन विधि कहते हैं। और जब अधिक भागों में टूट जाता है और टूटकर अधिक मात्रा में जीव का निर्माण करता है उसको बहुखंडन विधि का उदाहरण, इसका उदाहरण दे देना है। पैरामीशियम है, अमीबा है, यूग्लिना है, हाइड्रा है, मॉस है, ये सब टूटते जाता है और नए नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहप्रभाविता तथा अपूर्व प्रभाविता को परिभाषित करने। तो इसमें सहप्रभावित्व का एक विशेषता है कि दोनों एलील जो होते हैं समान रूप से व्यक्त किए जाते हैं। जब एक विशिष्ट गुण के लिए एक एलील जो होते हैं दूसरे एलील पर पूरी तरह हावी हो जाता है और इसे क्या कहते हैं अधूरा प्रभुत्व कहा जाता है। अधूरा प्रभुत्व पूर्णतः तरीके से यह तैयार नहीं होता है, इसलिए सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के किन्हीं दो गुणसूत्रीय विकारों का नाम लिखें। तो देखिए आपको बताया है कि उस गुणसूत्रीय विकार आपको पढ़ाए हैं कि मनुष्य में कुछ गुणसूत्रीय विकार होते हैं जिसके माध्यम से यानी क्या होता है कि अनेक प्रकार के डिजीज से ग्रसित बच्चे पैदा होते हैं। जैसे गुणसूत्रीय विकार में पहला है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा है डाउन सिंड्रोम। तो किसी दुए का नाम लिखना है। ये ऐसे हैं जिससे मनुष्य में क्या होता है दोष होता है, गुणसूत्रीय दोष होता है। जिससे बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन जन्म लेने के बाद बच्चे क्या होते हैं विकलांग होते हैं, बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, सिर गोल होता है, बच्चा नाटा कद का होता है, ठीगना होता है, हाथ भी छोटे छोटे होते हैं, हथेली जो है से यानी चौड़ा होता है, अंगुली का जो स्पॉटिंग जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं। हर समय बच्चे का मुंह खुला होता है, बच्चे के मुंह से सलाइवा यानी लार टपकते होता रहता है, हर समय मुंह खोले रहता है जिसके चलते वह जीभ मोटा होता है और जीभ जो लटकते हुए दिखाई देता है। तो ये सब क्या है गुणसूत्रीय विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन कोष से आप क्या समझते हैं। तो जीन कोष किसी भी जनसंख्या के सभी जीनों का समुच्चय यानी सेट जो होता है या जीनों से संबंधित संपूर्ण सघन को हम लोग क्या कहते हैं जीन पूल कहते हैं, जोड़ने का कोष कहते हैं यानी जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसारी तथा अभिसारी विकास में अंतर बताना है। तो इसमें क्या होता है कि डाइवर्ट विकास को यानी विकास को हम लोग डाइवर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो संबंधित प्रजातियां जो होते हैं विभिन्न वर्ग को विकसित करती है और धीरे धीरे नई प्रजातियों को उत्पन्न करती है। जब दो या दो से अधिक विभिन्न प्रजातियों ने विभिन्न वातावरण के अनुकूल के कारण समान विशेषताओं का विकास किया लेकिन वे समान पूर्वजों से संबंधित नहीं है तो उसको कन्वर्जेंट विभाजन कहते हैं, कन्वर्जेंट विभाजन या डाइजेस्ट विभाजन भी कहते हैं। तो ये जो है विभाजन भी होती है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम लिखना है। तो आपको हम आरएनए पढ़ाए हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लियस एसिड भी लिख सकते हैं। इसके टाइप्स भी बताया गया है। पहला है मैसेंजर आरएनए, इसको कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। नेक्स्ट होता है ट्रांसजेनिक आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए भी कह सकते हैं। एक तीसरा जो होता है आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए या इसको एस आरएनए कहते हैं यानी सोलूबल आरएनए। तो इसको तीनों का खाली सिर्फ टाइप लिख देना है, तीन का नाम लिख देना है और 2 नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपेरन को परिभाषित करें तथा इसके संघटक जीनों का नाम लिखें। तो संरचनात्मक एवं नियंत्रक जीन का ऐसा समूह जो कि कोशिकाओं के चयापचय यानी उपापचय एवं आनुवंशिक नियंत्रण रख रहा है उसे ऑपेरॉन कहते हैं। आनुवंशिक यानी जीनेटिक को कंट्रोल करता है उसे ऑपेरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है कलिका तथा प्रपत्र प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण से ही परिभाषित करें। तो इसमें यही लिखना है कलिका में कि यह पौधे के तना का एक छोटा लैटरल या टर्मिनल यानी उभार है, यानी तना का और पत्ती का जो है लेटरल जो है सुभार होता है, इसको क्या कहते हैं कलिका कहते हैं। अब पत्र कलिका का मतलब होता है यह पौधे तथा तना और पत्ती के बीच उत्पन्न होता है, जो बीच बीच में लाइनिंग जो होता है उसको पत्र कलिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इसके 2 का नाम लिखें। तो प्रतिबंधन एंजाइम यह डीएनए का लड़ी होता है। जैसे डीएनए एक दूसरे से क्रमबद्ध जुड़े होते हैं, जैसे लड़ी के रूप में देखिएगा कि आपका डबल जो है बैंड बनाता है और डबल बैंड बनाने के बाद जो है एक लड़ी से जो जुड़ी होते हैं, जो एडेनिन के साथ यानी थाइमिन डबल बाइंड बनाता है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है गुआनिन के साथ। इसका बॉडी जो होता है शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। तो यह डीएनए के लड़ियों को काट कर इसके चिपचिपा सिरा को पहचान करते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम कहलाता है। इसका 2 का नाम लिखना है। तो आपका पैलिंड्रोमिक होता है और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लिएज होता है। आप देखिए कि निम्नलिखित का एक नामांकित बनाना है। तो समसूत्री विभाजन का मेटाफेज अवस्था का देखिए ये आपका 11th का है।
क्वेश्चन 11th में पढ़ा है समसूत्री विभाजन के बारे में कि समसूत्री कोशिका विभाजन की वह विधि है जिसमें विभाजन के बाद विभाजित कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है। इसको हम फिगर के माध्यम से भी दर्शाए थे कि 46 हो गया तो 46 को यानी डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46 होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं तो पेरेंटल सेल कहते हैं, पेरेंटल सेल इसको लिखते हैं। और इसको क्या कहते हैं तो डाउटर सेल भी लिखते हैं, यानी डाउटर सेल, तो डाउटर सेल लिखते हैं। कभी कभी पुस्तक में क्या देता है 2n से सूचित कर देता है, क्या करता है 2n, तो 2n लिख दिया तो इसको भी डिवाइडेड लेकर आएगा तो 2n होता है। तो n क्या होता है तो n 2n लिखेगा तो n इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, n इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, यानी जो है से n क्रोमोजोम्स की संख्या को दर्शाता है। तो इसमें इसको हम फादर सेल भी लिख सकते हैं और इधर जो है से मदर सेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि डाउटर जो होती है वह एक दिन माँ बनती है। इसे मदर सेल लिखें या डाउटर सेल लिखें उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब इसका विभाजन का मेटाफेज अवस्था का एक चित्र बनाना है। तो मेटाफेज अवस्था में जब चित्र बनाना हो तो उसमें कुछ नहीं बताना है, एक मेटाप्रोफेज के बाद स्टेज आता है मेटाफेज को, तो ऐसे हम राउंड बना देंगे और मेटाफेज में क्या करेंगे कि न्यूक्लियस को समाप्त कर देंगे और इसके बाद यहाँ से जो है यानी सेंट्रोसोम से स्पाइंडल नुमा रचना निकालेंगे, धागे के समान रचना निकालेंगे और निकालने के बाद इसमें क्या करेंगे कि पेयर्स के रूप में क्रोमोसोम्स को सजा देंगे और इसमें लिख देंगे, नामकरण कर देंगे। तो इसमें क्या कर देंगे ये जो है से आपका लिख देंगे सेंट्रोसोम यानी तारकाय, इसको स्पाइंडल लिख देंगे, इसको क्रोमोसोम्स लिख देंगे। इस पर जो दाने दाने की आकृति हो गया इसको क्रोमोटिड लिखेंगे या क्रोमोमीर, जो क्रोमोमीर लिख देंगे। जो आपका 11th में हम फिगर जब बताए थे पढ़ाए थे आपको सेल और सेल जब डिवीजन बताए थे उसमें समसूत्री के कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था को बताए थे। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस ये सब स्टेज बताया गया था। तो कोई एक स्टेज पूछ देता है, ऐसा बात नहीं कि 11 से नहीं पूछता है, तो 11 से भी कोई स्टेज पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका का द्विखंडन। तो कुछ जीवाणु जो होते हैं जिसमें जीवाणु में बाइनरी फ्यूजन होता है, तो इसमें क्या दर्शा देना है, जैसे अमीबा को फिगर ऐसे ले लेना है और अमीबा को बना देना है और अमीबा के बाद दो भाग में इसे बांट देना है और बना देने के बाद जैसे ऐसे क्या होगा जीवाणु को शो कर देना है। तो द्विखंडन में तो दो भाग में हुआ, अगर बहुखंडन होगा तो बहुत से भाग में तोड़ देंगे और द्विखंडन से दो भाग में फिगर बना कर सिर्फ सजा देना है। यहाँ लिख देना है बाइनरी फ्यूजन, क्या लिख देना है बाइनरी फ्यूजन, बस हो गया, बस आंसर इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीड़क प्रतिरोधी पौधा क्या है, संक्षेप में उदाहरण लिखें। यानी पीड़क प्रतिरोधी पौधा जैसे बीटी आपका कॉटन के बारे में पढ़ा है, तो पीड़क प्रतिरोधी पौधा है, पीड़क को स्वयं नाश कर देती है। जब कोई भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जब उसके पत्तियों पर बैठते हैं तो बैठने पर स्वयं वह कीड़ों को डैमेज कर देता है और डैमेज करने के बाद उसे समाप्त कर देता है। इसको पीड़क प्रतिरोधी पौधा कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बीटी कॉटन यानी बीटी कपास। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से जीवधारियों का भोजन मिलना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इसको हम चित्र आपको बताए हैं कि सबसे पहले जो है सूर्य को बना देना है सनलाइट, और सनलाइट से किसको एनर्जी मिलता है तो आपका मिलता है ग्रीन ग्रास को। आपको फिगर के माध्यम से ग्रीन ग्रास फिगर बना देना है। ग्रीन ग्रास से किससे एनर्जी मिलता है आपका इंसेक्ट को, इंसेक्ट से किससे एनर्जी मिलता है तो आपका जो है फ्रॉग को यानी मेढक को, और फ्रॉग से किसको एनर्जी मिलता है आपको स्नेक को, और स्नेक से किसको एनर्जी मिलता है तो ईगल को। ईगल को बाज, ईगल नहीं लिखता तो काइट भी लिख सकते हैं, काइट मतलब चील को एनर्जी हुआ। यानी कहने का मतलब ग्रीन ग्रास जो हुआ वो प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर मतलब फर्स्ट यानी उत्पादक हो गया, और यहाँ इंसेक्ट हो गया तो फर्स्ट कंज्यूमर हुआ यानी प्रथम यानी उपभोक्ता, उपभोग करने वाला प्रथम हो गया। फ्रॉग जो हो गया सेकंड कंज्यूमर हुआ, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और ये जो है आपका जो है स्नेक जो होगा वो थर्ड कंज्यूमर हो गया यानी तृतीय उपभोक्ता हो गया। और यहाँ काइट या ईगल जो होता है इसको हम लोग बाज कहते हैं या जो है से चील कहते हैं। तो इस ये जो है से आपका टॉप कंज्यूमर हुआ, इसको डीकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं डीकम्पोजर, यानी अपघटन करता है, लास्ट में सबको समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित रोगों को रोगजनक का नाम लिखें। यानी कौन कौन से इसके रोगजनक होते हैं, रोग को फैलाने वाला। तो अमीबेता होता है, अमीबेता जिसे अमीबीय पेचिश कहते हैं। अमीबीय पेचिश से होता है तो अमीबा जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है दूषित जल को पीने से तो अमीबिया की बीमारी हो जाती है। तो अमीबेता किसको कहते हैं अमीबियोसिस कहते हैं। एक मलेरिया जो होता है जो मादा एनोफिल मच्छर के काटने से, तो इसमें मादा एनोफिल, इसमें अमीबियता को अमीबा लिख देंगे, मलेरिया को मादा एनोफिल लिख देंगे, और बैक्टीरिया को जो है वायरल डिजीज
लिख दे, वायरल मतलब वैषाणु द्वारा होता है ना। और ये जो एस्केरिता जो है से ये जो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, तो इसके बारे में सिर्फ लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, प्रतिजैविक तथा इंटरफेरॉन में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रतिजैविक को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो होता है बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को वृद्धि रोकता है या उसे मार देता है। इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन जो वायरल इन्फेक्शन के विरुद्ध कार्य कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक जो है वह रसायन होता है जिसको शरीर में प्रवेश कराने के बाद वह बैक्टीरिया को वृद्धि को रोक देता है या उसको मार देता है, उसको क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। बहुत से प्रतिजैविक है, जैसे आपका टेरामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, उसके बाद जो है सेमॉक्स है, एलमॉक्स है। बहुत से इस समय बाजारों में प्रतिजैविक, सबसे पुराना प्रतिजैविक जो है वह पेनिसिलिन है। और प्रतिजैविक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, यानी बैक्टीरिया को वृद्धि को रोक देते हैं या उसे मार देते हैं। इंटरफेरॉन क्या आंसर होता है, तो इंटरफेरॉन एंटीवायरल प्रोटीन होता है, इसको वायरल प्रोटीन होता है और जो वायरल इन्फेक्शन के विरुद्ध कार्य करता है। वह वायरल जो इन्फेक्शन जो होती है, जैसे वायरल बुखार हो गया, सर्दी खांसी हो जाती है, तो वायरल इन्फेक्शन को जो रोकता है तो उसको इंटरफेरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन विनिमय से आप क्या समझते हैं। तो जीन विनिमय का मतलब जीन का ट्रांसफर, जीन का एक दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर करते हैं, विनिमय करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, नए जीन की उत्पत्ति करते हैं, नए गैमेट्स के निर्माण। ये मत समझिएगा, पुराने जमाने में हमारी दादी माँ कहानी करती थी, नानी कहानी करती थी कि जीन एक परी होती है और परी होने के बाद पूर्णिमा के रात में आती है, लोग के उड़ा के लेके चल जाती है। वो नहीं, जब हमारा साइंस का ज्ञान हो, पहले हम लोग मानते थे, जब हमारे पास अंधविश्वास था, जब पूरे जो है से साइंस की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब साइंस का ज्ञान हुआ, साइंस की जानकारी हुआ, तो हमने समझा कि जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिटेंस। जीन क्या है, जीवों का मात्रक है और उसका विनिमय होता है, जिससे नए संतान की उत्पत्ति में, नए गैमेट्स के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। पुंकेसर तथा स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको हम फूल बनाए हैं और फूल में बना के आपको दर्शाए थे इस प्रकार का फिगर फ्लावर में कि इसको जो है पुंकेसर कहते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में एंथर लिखे थे और इसके जो है ये जो है एंथर, उसके बाद जो है आपका एक भाग ऐसे दर्शाया गया था, देखिए ऐसा फिगर बना गया था इस प्रकार से, और ये जो है से ऐसा फिगर बना, ये जो है से इसको क्या कहा गया था, यानी ये तो आपका पुंकेसर हो गया, एंथर हो गया, इसको कहा गया था स्टिग्मा, यानी ये जो है से जायांग कहते हैं। तो पुंकेसर जो होता है वह नर भाग होता है, स्त्री केसर जो है मादा भाग होता है, इसको हम लोग जायांग भी कहते हैं या इसको जो है स्टिग्मा कहते हैं। तो इसी को फिगर बना देना है। अब लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 शर्करा उत्पादक पौधे के वैज्ञानिक नाम। शर्करा मतलब शुगर जैसे होता है, यानी कैसे जो है से कुछ ऐसे पौधे का नाम बताना है जो शर्करा जो है से उत्पादन करता है। शर्करा मतलब होता है चीनी, है ना। तो आप जानते हैं कि गन्ना से भी शर्करा का उत्पादन होता है, चुकंदर से भी चीनी का उत्पादन होता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम लिखना है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है, तो उसी प्रकार से यानी आपका इसका वैज्ञानिक नाम लिखना है, 4 गो का वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो पहला वैज्ञानिक नाम होगा सैकरम एफिसिरेनम, दूसरा होगा सैकरम इडियूल, तीसरा होगा सैकरम बारबेरी और चौथा होगा बीटा वल्गेरिस। इस प्रकार से आपका शॉर्ट क्वेश्चन का इतना आंसर हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखा जाए लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में दिए हुए है कि जैव उर्वरक क्या है, यानी क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक से क्या समझते हैं, यह किस प्रकार से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो याद रखिएगा कि जैव उर्वरक जो होता है जब भी तैयार किया जाता है तो जैविक खाद जो होता है, जैसे जैविक खाद हम लोग तैयार करते हैं किससे, तो हमारे घर का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो भोजन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका सब्जी का छिलका होता है तो इसको हम लोग गड्ढे में जमा कर देते हैं। जो गाय का काव डग होता है, गोबर होती है, मलमूत्र होते हैं, उसको भी हम लोग ले जाकर गड्ढे में डाल कर देते हैं, जिससे जैविक खाद तैयार होती है। तो जैविक खाद वैसे जीव या जीवों का समूह है जो भूमि की उर्वरकता शक्ति को क्या करता था, बढ़ा देती है, परिपोषित कर देता है। और ये जीव है जीवाणु, कवक और साइनो बैक्टीरिया, साइनो जीवाणु जो होते हैं, ये जीव भूमि में नेत्रजन यानी नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है कि इसमें जीवाणु का स्थिरीकरण हो जाता है। जैसे एक जो वेक्टर जीवाणु होता है, क्लास्ट्रीडियम जीवाणु होता है, पोलिएस्टिपर होता है, राइजोफिपर होता है, स्त्रियांग जीवाणु जो राइजोबियम आदि जो होता है, सिमिनोबायोटिक होता है, स्त्रीकारक जीवाणु राइजोबियम, और स्वतंत्र जीवी होते हैं जो स्त्रीकारक होते हैं, साइनो जीवाणु जैसे एनाबिना,
नॉन स्टॉप, फॉस्फेरस जीवाणु, बैसिलस मेगाथेरियम, माइकोराइजा, ये सब क्या होते हैं, सब जो है से क्या होते हैं, यानी जैविक खाद के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सब क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जनित होते हैं और नाइट्रोजन के अणु में बदलकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देती है, जबकि फास्फोरस जीवाणु पादप की फास्फोरस आवश्यकता का पुनः पूर्ति करता है और इस प्रकार जैव उर्वरक मृदा को नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पुनः क्या करता है, पूर्ति कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरक प्रबंधन क्या है। तो पीरक को मारना, पीरक को कंट्रोल करना, है ना, यानी पीरक को रोकना जो होता है वह पीरक प्रबंधन कहलाता है। किस प्रकार से हम पीरक को रोक सकते हैं, पीरक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरक प्रबंधन कहते हैं। यानी पीरक को रोकना, उसको कंट्रोलिंग करना और कंट्रोल करके जो है उसको बचाव करना, तो इसको क्या कहते हैं, पीरक प्रबंधन करते हैं। तो पीरक प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनेक प्रकार के रसायनों का उपचार करते हैं, अनेक प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल करते हैं और रसायनों के इस्तेमाल करके हम लोग उसको क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, प्रबंधन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रबंधन का मतलब कंट्रोल करना, उसका जो है से यानी निगरानी करना, ताकि पीरक जो है से समाप्त किया जा सके, पीरक को जो है से समाप्त करके जो है से यानी क्या कहते हैं, फसलों को बचाव किया जा सके। तो पीरक प्रबंधन में हम लोग अनेक प्रकार, जैसे मेलाथियान है, आपका जो है से रोगर है, अनेक प्रकार के जो बाजार में उपलब्ध हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, एकीकृत करके पीरकों को है समाप्त करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित का वर्णन करें। वाटसन ने किस द्वारा डीएनए की संरचना, तो डीएनए मॉडल जो बताया है तो उसका फिगर बना देना है पूरा डिटेल से, यानी डबल जो है सर्पिलाकार बना देना है और बना के जो है डीएनए का मॉडलाइज कर देना है और लिख देना है एडेन, एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बना के थाइमिन, साइटोसिन के बाद ट्रिपल बॉन्ड बना के गुआनिन, इसको जो है हर कॉलम में भर देना है और साइड में एस पी और पी एस, एस का मतलब शुगर, पी का मतलब फॉस्फेट, नीचे जो है और ऊपर जो है जो डबल जो सर्पिल बना हुआ है, जो उसमें लाइनिंग बना उसमें एक 5 स्टोन लिख देंगे, एक में 3 स्टोन लिख देंगे और नीचे जो है डीएनए मॉडल दर्शा देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है डीएनए मॉडल में एक आता है क्वेश्चन आपका दिए हुए, ये सब 2.5 नंबर का है। एक होता है मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग। तो मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग में जो है इसमें लिखेंगे कि मेसेल्सन एवं स्टॉल जो होते हैं 1958 में के अनुसार जो है डीएनए का प्रतिकारक जो है ना सम कंजर्वेटिव विधि होता है और इसमें डीएनए में हेलिक्स के दोनों स्टैंड जो होता है द्विगुणन के पूर्व जो होते हैं आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। दोनों स्टैंड जो होता है आंशिक रूप से अलग हो जाते हैं और दोनों स्टैंड टेम्पलेट का कार्य करते हैं तथा इन्हीं के सहारे प्रतिरकन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। यानी स्टैंड को अलग करके दर्शा देना है, अलग अलग स्टैंड करके बना देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग को आता है। जीवाणु भोजी का साइट्रिक चक्र का, यानी चक्र बनाना है, कैसे जीवाणु एक दूसरे को भोजन करता है, यानी एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से जीवाणु को, जैसे छोटे जीवाणु कैसे बड़े जीवाणु को खाता है। तो इसमें क्या होता है साइट्रिक चक्र से बैक्टीरियोपोज का प्रजनन चक्र में दर्शा देना है, इसके चरण को दर्शा देना है, जैसे इसमें दर्शाकर इसके लाइफ साइकिल को दर्शा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृत्रिम पारितंत्र किसे कहते हैं, कृत्रिम पारतंत्र का वर्णन करें। तो देखिए जब मानव अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी भी हर चीज के मानव का होता है उद्देश्य करना, तो मानव उद्देश्य के पूरा करने के लिए क्या करता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है और प्रकृति स्थिति का नकल करता है। तो इसको कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल नहीं, नेचुरल तो पारितंत्र है ही, आर्टिफिशियल तरीके से वह क्या करता है, उसका निर्माण करता है, उसको कृत्रिम पारितंत्र कहा जाता है। और मनुष्य द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र कृषि पारिस्थितिक तंत्र ही है। मनुष्य ने वनों तथा घासों के मैदान को कृषि भूमि में बदल दिया और कृषि क्षेत्रों में विशेषकर अन्न, दालें, तिलहन, चारा उत्पन्न किया। कृषि संबंधी फसलों तथा पर्यावरण के आपसी संबंध के अध्ययन को कृषि पारिस्थितिक तंत्र या कृषि पारिस्थितिक विज्ञान भी कहते हैं। जैसे घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की तरह कृषि पारिस्थितिक तंत्र को जीवी और अजीवीय घटक होते हैं, लेकिन कृषि पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों में फसलें जैसे धान, गेहूं, मकई आदि को हम लोग तैयार करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका निम्नांकित पर टिप्पणी लिखें। आनुवंशिक संशोधन फसल की राह फायदेमंद होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो है से आनुवंशिक तरीके से जो है फसल को हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन कराते हैं, जीनेटिक कराते हैं और फसल को तैयार करते हैं ताकि जो है उसकी उत्पादन क्षमता अधिक हो, उससे अधिक मात्रा में जो है से फूड प्रोडक्शन हो, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध हो सके। देख रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जिस रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारे यहाँ फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो फूड प्रोडक्शन करने के लिए हम जो है से अनेक प्रकार के रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, रासायनिक पोषक तत्वों का छिड़काव कर रहे हैं ताकि आवश्यकता से अधिक
भोजन का उत्पादन हो सके और लोगों की बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है मानव वृद्धि हार्मोन। तो देखिए हार्मोन आपने पढ़ा होगा, तो मानव वृद्धि हार्मोन को इसे सोमैटोट्रोप्सिन भी कहा जाता है, जो प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है, प्यूटिटरी ग्लैंड के अग्रभाग से स्रावित होता है और यह मनुष्य की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह मनुष्य की वृद्धि के लिए क्या है, जरूरी है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानव वृद्धि हार्मोन कहते हैं।